नमस्कार, आप देख रहे हैं हम लोग। मैं हूं नगमा। आज हम लोग में एक ऐसे मुद्दे की बात करेंगे जिसका सीधे हमारे और आपकी जिंदगी और हमारे स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। देश के कई राज्यों में नकली दवाओं को लेकर छापेमारी हुई है। इसमें उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड, तेलंगाना, और इसमें छापेमारी में करोड़ों की नकली दवाइयां जब्त की गई हैं। ये छापे गाजियाबाद में मारे गए, कोटद्वार और हैदराबाद में मारे गए, और एक हफ्ते में 10 लोग गिरफ्तार भी किए गए हैं। उत्तर प्रदेश के 2 शहरों से गिरफ्तारी हुई है, शामली और गाजियाबाद। करोड़ रुपए की दवाइयां मिली। दवाओं में एंटीबायोटिक्स है, पेन किलर शामिल हैं। जो दवाइयां जब्त हुई हैं उनमें डायबिटीज और ब्लड प्रेशर की दवाइयां हैं। गाजियाबाद के छापे में 1.10 करोड़ की दवाइयां मिली, और इसमें कई जगह पे चॉक पाउडर, स्टार्च का इस्तेमाल किया गया, ऐसा देखा गया। ऐसे में सही डोज नहीं मिलने से ये नकली दवाइयां जानलेवा साबित हो रही हैं। एक स्टडी है एसोचैम की 2022 की, जिसमें ये साफ हुआ कि 25% जो भारतीय दवाइयां हैं वो सबस्टैंडर्ड हैं, और या तो सबस्टैंडर्ड क्वालिटी की हैं या फिर नकली हैं। इसलिए आज हम इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि हाल के दिनों में कई राज्यों में ये धरपकड़ हुई है, लेकिन ये समस्या जो है वो कितनी बड़ी है, कहां तक फैली हुई है, कितनी गंभीर है, हमारे और आपके सेहत पर इसका कितना असर पड़ रहा है। हमारे साथ मेहमान, एक पूरा पैनल जुड़ा है। वरिष्ठ डॉक्टर्स हैं, वकील हैं। नकुल पसरीचा हैं जो एमडी हैं पीएसजीसी, आरके सिंह हैं वकील सुप्रीम कोर्ट में, डॉक्टर डीआर राय पूर्व सचिव हैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के। हमारे साथ जूम के जरिए भी जुड़ रहे हैं डॉक्टर एसके सरीन, निदेशक हैं आईएलबीएस के, डॉक्टर राजीव सिंगला, महासचिव एआईओसीडी, डॉक्टर नरेंद्र गुप्ता, स्वास्थ्य अधिकार कार्यकर्ता, डॉक्टर विरंची शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष आईडीएमए। डॉक्टर विरंची शाह, जो हाल के दिनों में ये धरपकड़ हुई उससे हम लोगों को समस्या कुछ समझ में आई, लेकिन ये समस्या क्या नई है, कितनी पुरानी, कितनी फैली हुई समस्या, कितनी बड़ी है ये समस्या? मैडम, इंडिया में एक सर्वे किया गया था 2016 में, और उस सर्वे में करीब 50,000 सैंपल्स पूरे कंट्री से लिए गए थे। इस सर्वे के अनुसार करीब 4% को जो ड्रग्स है इंडिया में वो आउट स्पेसिफिकेशंस मीट नहीं कर रही, जिसको आप सब स्टैंडर्ड कह सकते हो या फेलियर टू मीट स्पेसिफिकेशंस कह सकते हो, जो स्पेसिफिकेशन में कहीं एक या ज्यादा टेस्ट पे कंप्लाई नहीं हो रही। और जो नकली दवाई जो सबसे बड़ा जो इश्यू है, उसका जो प्रतिशत था वो अप्रोक्सीमेटली 0.4% का था। अच्छा। हर महीने सीडीएससीओ, जो हमारा सीजीआई की ऑफिस है, जो ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया है, ये जो इंडिया में जितने सैंपल्स लिए जाते हैं ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट के द्वारा, उनके टेस्ट के रिपोर्ट्स भी हर महीने उनके वेबसाइट पे आते हैं। और बाय एंड लार्ज जो नंबर्स हमको दिख रहे हैं आज, वो जो नॉट ऑफ स्टैंडर्ड, जैसे जिसको हम फेलियर टू मीट स्पेसिफिकेशन कह सकते हैं, वो करीब अप्रोक्सीमेटली 4% जैसा है इंडिया का। और जो नकली दवाई है, स्प्यूरियस ड्रग्स है, उसका अप्रोक्सीमेटली 0.3-0.4%। डॉक्टर विरंची शाह, एक स्टडी थी एसोचैम की जिसको मैंने भी कोट किया, 2022 की एक रिपोर्ट है डॉक्टर सरीन, उसमें ये कहा जा रहा है कि 25% दवाएं ऐसी हैं भारत में जो या तो नकली हैं, उन्होंने शब्द यूज किया था काउंटरफीट, उन्होंने शब्द यूज किया था सबस्टैंडर्ड क्वालिटी। आप लोगों को क्या ऐसे लोग भी मिलते होंगे उदाहरण जिसमें नकली दवाओं से स्वास्थ्य पर नुकसान जो पड़ता है, एक तो जानलेवा भी हो सकती है, एक है कि आप बीमारी के लिए उस दवा को ले रहे हैं लेकिन कोई असर ही नहीं हो रहा, तो दोनों सूरत में परेशानी लोगों की है। डॉक्टर सरीन। थैंक यू नगमा, आपको और एनडीटीवी को। इतना इंपॉर्टेंट मुद्दा आपने चुना है कि आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट। मरीज डॉक्टर के पास जाता है यह सोच के कि डॉक्टर अच्छा है, डॉक्टर ये लिखता है कि ये दवाई अच्छी है। भले ही डॉक्टर अच्छा हो पर दवाई अच्छी नहीं हो तो काम नहीं होता है। नुकसान किसका हुआ? न केवल मरीज का बट डॉक्टर का भी, उसकी भी इज्जत गई और मरीज भी ठीक नहीं हुआ। कई बार ज्यादा नुकसान हो जाता है। और 2 तरह के नुकसान हो सकते हैं, जैसे एंटीबायोटिक ली आपने और वो 50 पैसा काम कर रही है, नहीं कर रही बाकी, तो ड्रग रेजिस्टेंस हो जाएगी, अगली दवा भी काम नहीं करेगी। और कई बार वही दवा अगर ओवरडोज में चलेगी, जैसे यूके में भी हुआ, प्रीगाबालिन करके एक दवा, ये कई डेथ्स हो गई उसके द्वारा। तो अंडर और ओवर रिएक्शंस ऑफ द ड्रग्स कैन अकर। और सबको पता है, डब्ल्यूएचओ की एक रिपोर्ट थी 2010 की, उसमें करीब 10%, 1 in 10, डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट इंडिया की थी, 1 in 10 वर टोल्ड टू बी सब स्टैंडर्ड या सॉट टू से फेक। तो मुझे इससे कई सारे परेशानियां लगती हैं।
जी। सारी जगह है, खाली भारत में नहीं है, पूरी दुनिया में फेक मेडिसिन का ये एक सिलसिला है। और जब ये वेट लूजिंग की जो नई पेन्स आ गए हैं जिससे कि आप जल्दी से वेट लूज करें, वो तो और ज्यादा फेक हैं। तो हम लोगों को, और जो ऑनलाइन खरीद रहे हैं उसकी तो कोई हिसाब ही नहीं है। तो इससे हमें डॉक्टर्स को सबको बड़ा केयरफुल रहना है कि क्वालिटी मेडिसिन मिले। पर हाँ, ये भी हमें ध्यान रखना है कि जिन लोगों ने यह काम किया उन्हें छोड़ा नहीं जाए। हेल्थ इम्पैक्ट इसके क्या क्या दिखे हैं डॉक्टर सरीन? आपने कहा ना कि एक तो ड्रग रेजिस्टेंस भी हो जाता है, और कई बार ये भी होता है कि मिलावट भी कई तरह की होती है। किस तरह की मिलावटें देखी जा रही हैं दवाओं में? कॉर्न, स्टार्च, और हमने चॉक की बात की, कितना नुकसानदेह है वो आपके ऑर्गन्स के लिए, लिवर के लिए, या क्या और मिलावट भी की जाती है? लाखों करोड़ों लोग आपका प्रोग्राम देखते हैं उन सबको मैं बताना चाहूंगा कि जैसे आप जो रोज दवा लेते थे या ले रहे हैं, उसका रंग बदला हुआ हो, उसका अगर ऊपर का कवर बदला हो, तो वो दवाइयाँ फेक हो सकती हैं। या आपने ऑनलाइन ली हो, या दवाई किसी दोस्त से ली हो, दुकानदार से नहीं ली हो, तो ये कई बार प्रॉब्लम्स आपकी आएंगी। और ये प्रॉब्लम्स कई बार बहुत ज़्यादा ड्रग रिएक्शंस हैं, एक्स हैं, रिएक्शंस में रैशेस हो जाते हैं। मैंने देखा कई बार फेटल एक्सीडेंट्स तक इसमें हो सकते हैं। तो हमें इसको ध्यान रखना है कि हर व्यक्ति जो दवा ले रहा है, पहले तो ज़रूरी हो तभी ले, और अगर दवा ले तो प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन स्टैंडर्ड शॉप से ले। डॉक्टर राय, आपका तजुर्बा क्या है? कंपनियां, जैसे बड़ी कंपनियां हैं, क्या वो ये समय समय पे देखती हैं, क्योंकि उनका रेप्यूटेशन भी एट स्टेक है, लेकिन ब्रांड नेम्स देने से, ब्रांड नेम्स, बड़े ब्रांड की भी दवाएं नकली मिलती हैं, बन रही हैं? जहाँ तक नकली दवाइयाँ बनाने का सवाल है, नगमा जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। जब अगर कोई दवाई की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, तो जो स्पूरियस मेडिसिन मैन्युफैक्चरर हैं या जो इस प्रकार के काम करते हैं, वो कहते हैं मैं इस साल्ट को इसी साल्ट के नाम से मैं मेडिसिन बताऊं ताकि मेरे को प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और जो ब्रांड जो बड़ी कंपनी है वो बहुत पर्टिकुलर है, अपनी उनकी R&D जो काम करती हैं, उसके बाद उसको एक बार नहीं 3 दिन बाद उसको टेस्ट करके तब मार्केट में डालते हैं। लेकिन जो फेक मेडिसिन बना रहा है उसको तो सिर्फ अपना पैसे की बात है। तो मैं ये समझना चाहती हूँ कि जो फेक मेडिसिन बना रहा है, आपने कहा कि वही सॉल्ट इस्तेमाल करते हैं पर चीपर बनाते हैं, हाँ, कैसे होता है? उसमें दो कुछ चीजें तो ये भी है कि स्टार्च मिला दिया, चौक मिला दिया। नगमा जी, मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। देखिए, अगर मेरे को कोई, सपोज मैं कहता हूँ कि हमने एक एम्पिसिलिन की कैप्सूल बनाई जिसके अंदर 250 मिलीग्राम साल्ट बहुत जरूरी है, मैंने 250 की जगह 200 डाल दिया क्योंकि कैप्सूल बंद हो गई है, मैंने 50 मिलीग्राम साल्ट बचा लिया, 100 के अंदर मेरे कितनी एक्स्ट्रा बन गई। लेकिन ये दवाई जब कोई भी व्यक्ति खाएगा, डॉक्टर अपनी तरफ से बेस्ट मेडिसिन करके दे रहा है कि 3 दिन के अंदर इसका बुखार उतरना चाहिए, इसका गला 2 दिन में ठीक हो जाना चाहिए, वो नहीं होता, वो आके डॉक्टर से लड़ता है। अंडरडोज है मेडिसिन, अंडरडोज है। उससे जो, जैसे डॉक्टर सरीन ने कहा, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस, अगर हम ओवरडोज लेते हैं तब भी हमको खराब है, अंडरडोज लेते हैं वो तब भी हमारे लिए खराब है। किस तरह के चेक्स एंड बैलेंसेस हैं इसमें? देखिए, चेक्स होते हैं, स्टेट के जो ड्रग कंट्रोलर्स हैं वो रेगुलर चेक्स करना उनकी जिम्मेवारी है, और सेंट्रल जो ड्रग कंट्रोलर्स हैं उनकी भी जिम्मेवारी है ड्रग को अप्रूव करना। लेकिन कोऑर्डिनेशन करना बहुत जरूरी है। और होता क्या है कि जो छोटी कंपनियां हैं, कई बार ये शॉर्टकट लेके या जो नकली दवाई बनाने के चक्कर में है, उसको तो लाइसेंस की कोई परवाह नहीं है, तो इससे वो लूप होल्स बहुत क्रिएट हो जाते हैं जिससे वो बीच में फिसल जाते हैं। लेकिन मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि जब देश की रेपुटेशन का सवाल होता है, जैसे पिछले साल अनफॉर्चुनेटली गैम्बिया कॉफ सिरप्स का जो हुआ, इस साल से काफी स्ट्रिक्ट इंस्पेक्शंस हुई हैं और कई कंपनीज की लाइसेंस भी ली गई है। तो ऐसे मेजर्स ज्यादा होने चाहिए। सिर्फ मतलब बाहर के कंट्रीज की जो लॉस ऑफ लाइफ हो रही है उससे हम क्यों ऐसे एक्शन लें? जो हमारी कंट्री में हो रहा है उसके लिए हमें उससे कई ज्यादा एक्शन लेने चाहिए। राजीव सिंगला, किस किस तरह का नुकसान हो सकता है फेक दवाओं से? मैं ये कहना चाहूंगा, जो लोग दवाओं में मिक्सिंग कर रहे हैं, जैसे डॉक्टर सरीन ने बताया, मिस्टर राय ने बताया, वो सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट का या जो आईपी उसमें है, इंग्रेडिएंट है, उसका इस्तेमाल करते हैं और वो मार्केट में खपाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये देखने की है कि वो जो लॉजिस्टिक चैनल है, आज कंपनियों के द्वारा माल स्टेट में उनके C&F के माध्यम से, डिस्ट्रीब्यूटर के माध्यम से, फिर उनके जो
ऑथराइज स्टॉकिस्ट होते हैं उनके माध्यम से रिटेलर के पास आता है। तो हमको ये देखना बहुत जरूरी है। डॉक्टर सरीर ने बहुत अच्छी बात किया कि ये ऑनलाइन की जो एक स्थिति चल रही है उसमें बहुत ज्यादा ऐसी दवाएं खपने के चांस रहते हैं क्योंकि वहां डिस्काउंट का ऑफर है। पर ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों में ये खतरा बना हुआ है, पर आप कह रहे हैं कि ऑनलाइन जो है वो ज्यादा है क्योंकि पर ऑनलाइन भी बड़ी कंपनियों की दवाएं मिलती है, तो किस तरह से आप बता रहे हैं कि ऑनलाइन में ज्यादा खतरा क्यों है? देखिए, आपने देखा होगा अभी 1-1.5 साल पहले पंचकुला में एक बड़ी कंपनी, नाम या नहीं लेना चाहूंगा, वहां उनके जो स्टोर था, बड़ा स्टोर था या उनका हब था, वहां पे नकली दवाएं पकड़ी गई और खपाई गई। आपने जो विरंची शाह ने बताया बिल्कुल ठीक बताया कि 0.004% दवाएं नकली होती है, बाकी सब स्टैंडर्ड होती है। हम देश के जो केमिस्ट हैं 12.5 लाख केमिस्ट, मैं ऑल इंडिया की ओर से सभी को आश्वासन देना चाहूंगा ऐसा कोई प्रश्रय हमारा संगठन नहीं देता है और ऐसे लोगों के प्रति संगठन का क्या काम है? ये संगठन किस तरह से इस बात को इंश्योर करता है कि हम सब स्टैंडर्ड दवाएं ना रखें दुकानों में? नारा दिया है अपना व्यापार अपनों के साथ। इसका मतलब यह है कि हम जो हमारे ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर है, हमारे रिटेलर, देश के जो 9.5 लाख 10 लाख रिटेलर है, वो लोग ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर से माल खरीदे क्योंकि दे आर ऑथराइज बाय द कंपनीज। तो उनसे माल खरीदेंगे तो निश्चित रूप से ये जो फेक दवाएं आने के या सब स्टैंडर्ड दवाएं आने के या मार्केट में खपने के चांसेस है खत्म हो जाएंगे क्योंकि ये डिस्काउंटिंग के तहत बिकती है। ऑनलाइन में जो दवाएं बिक रही है उसमें क्यों खपने का चांस है कि वो जो डिस्काउंट ज्यादा ऑफर करते हैं तो लोग लालच में आते हैं। तो मैं आपके माध्यम से, आपने बहुत अच्छा सब्जेक्ट उठाया है, मैं आपके माध्यम से एनडीटीवी के सभी व्यूअर्स को और हिंदुस्तान की जनता को आगाह करना चाहूंगा, ऑनलाइन से खतरों से बचें। नकली दवाएं आपको किस तरह से नुकसान पहुंचा रही हैं? तो सब स्टैंडर्ड भी हो सकती हैं, यानी खराब क्वालिटी और जानलेवा भी। ये चर्चा जारी रखेंगे इस ब्रेक के बाद। क्या ये मामले लोग शिकायत करते हैं, कंप्लेंट लेकर आते हैं? क्योंकि जितनी ज्यादा लोग इस चीज को रेज करेंगे, सामने लाएंगे मुद्दे, शायद उतनी ही ज्यादा जागरूकता फैलेगी। नरेंद्र जी, थैंक यू नगमा फॉर हैविंग मी। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि देखिए, इंडिया दवा निर्माता के रूप में दुनिया में चौथा सबसे बड़ा देश है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, और हमारे यहाँ पर बेस्ट क्वालिटी की मेडिसिन भी बनती हैं और अमेरिका जैसे देश को भी और यूरोप को भी एक्सपोर्ट यहाँ से होती हैं। अमेरिका ने अपना फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का एक ऑफिस इंडिया में इसीलिए खोल रखा है, केवल दुनिया में किसी अमेरिका के बाहर किसी देश में अगर उन्होंने अपना ऑफिस खोल रखा है तो भारत में इसीलिए खोल रखा है क्योंकि यहाँ से बहुत बड़ी मात्रा में वो दवाएं यहाँ से लेके जाते हैं। मुख्य प्रश्न आ गया है ये जो फेक मेडिसिन, काउंटरफीट मेडिसिन, स्पूरियस मेडिसिन, नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी, बहुत तरह की टर्मिनोलॉजी, एडल्ट्रेटेड मेडिसिन, कितनी बड़ी है ये समस्या। उन सब के लिए जो जिस तरह का रेगुलेटरी मैकेनिज्म, जिस तरह का मॉनिटरिंग मैकेनिज्म हमको चाहिए वो सब नहीं हो रहा है। और चूंकि वो नहीं हो रहा है और जो हमारा पेशेंट है वो बिल्कुल एक तरह से इस चीज में बिल्कुल अनपढ़ बोल सकते हैं, अनभिज्ञ बोल सकते हैं, उसको बस यही समझ में आता है कि ये दवा मैंने ली, इससे मेरी दवा ने असर नहीं किया। वो डॉक्टर के पास या तो डॉक्टर उसने बदल लिया या अगर डॉक्टर नहीं भी बदला है तो वो डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर कहता है अच्छा मैं दवा बदल देता हूँ। तो इसके कारण से केवल इन दवाओं का पता तभी लगता है जबकि ड्रग इंस्पेक्टर्स उनकी लेबोरेटरी में टेस्ट कराते हैं। एक तो सबसे बड़ी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि फ्लाई बाय नाइट जो ड्रग मैन्युफैक्चरर्स हैं उस तरह के जो दवा बनाने वाली हैं उनको हम कैसे रोकें और उसके लिए पर्याप्त मात्रा में कैसे करें लोग, मतलब कितने फ्रीक्वेंटली ये छापे पड़ते हैं, आइडेंटिफाई होंगे फिर रोके जाएंगे। लाइसेंसिंग अथॉरिटीज हैं और लाइसेंसिंग अथॉरिटीज के अंडर में जो दूसरे जो जो ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं उनका काम है क्वालिटी हर बैच को चेक करना। हाँ। हर मेडिसिन के हर बैच को दोबारा से चेक करना। एक तो मैन्युफैक्चरर अपना क्वालिटी का सर्टिफिकेट देता है पर उसके अलावा दूसरा करना। तो ये किस लेवल पे होता है? महत्वपूर्ण बात ये स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, और कितनी फ्रीक्वेंसी है इस तरह के चेक्स की? यही तो बढ़ना चाहिए तभी तो पता चलेगा। हाँ, या तो वो चेक का देखिए एक बहुत आसान सा तरीका तो ये हो सकता है जिसको कि अप्लाई किया जा सकता है बहुत आसानी से, कि अगर आप जिस हॉस्पिटल में जा रहे हैं इलाज कराने
आप उस हॉस्पिटल की जो फार्मेसी है उसी से वो दवा लें, जिससे कि वो हॉस्पिटल की भी एक तरह से जिम्मेदारी बन जाएगी। अगर वो प्राइवेट हॉस्पिटल है तो उसकी फार्मेसी से लें। अधिकार क्या क्या हैं यहाँ पर सिंह साहब, और लोग क्या शिकायत कर सकते हैं? क्या लोग आते हैं शिकायत लेकर? किस तरह के नुकसान पहुंचे हैं कंज्यूमर्स को इससे? देखिए नगमा, मैं आपको 2-3 चीज़ें बहुत स्पष्ट बता देना चाहता हूँ। इस मुल्क में जो मेडिकल लिटरेसी है वो लगभग नेग्लिजिबल है ही नहीं। अगर हम बहुत सारे जो स्टीम्ड पैनलिस्ट हैं ये बहुत हाइपर टेक्निकल बातें कर रहे थे जो हमारे जैसे लोगों को भी समझ में नहीं आएगा। जब मुझे समझ में नहीं आएगा तो तहसील और गांव में बैठे हुए लोगों को तो सरतिया समझ में नहीं आएगा। और जब भी हम किसी मसले की बात करते हैं तो हमको ये देखना होगा कि जो छोटे शहरों में, गाँव में जो लोग हैं उससे वो कितना प्रभावित है। हमारे पास, आपके पास तो चलिए एक ऑल्टरनेटिव सुविधा भी उपलब्ध है कि कोई ड्रग अगर रिएक्ट कर गया तो बड़े अस्पताल में चले जाएंगे। उनके पास तो कुछ भी नहीं है। ये बड़े काउंटर में चले जाना, बड़े प्रिस्क्रिप्शन लेके चले जाना, बड़े डॉक्टर्स के पास चले जाना, ये सारी बातें बड़ी रोमांटिक है। ये वहां पे जाके दम तोड़ देती हैं। दूसरी बात है रिड्रेसल की। तो हमारे पास लॉ तो है, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट में लॉ हैं जो बाद में अमेंड भी हुए थे। उसके प्रोसिक्यूशन के भी इंतजामात हैं। कोर्ट ने 14 डेजिग्नेटेड कोर्ट अभी तक इंडिया में फंक्शन कर रहे हैं, लेकिन वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं करते हैं। अब आपको एक बहुत डरावनी बात मैं बता रहा हूं। 2015 से 18 तक, 19 के बाद तो कोई डेटा ही नहीं है। 2015 से 18 तक लगभग 330 प्रोसिक्यूशन या 330 केसेस हुए जिसके इन्वेस्टिगेशन हुए। उसमें से 33 ही केस जो है वो मुकदमे के लिए हाजिर हो सका, और उसमें अभी कितने पनिशमेंट हुए हैं कोई नहीं जानता है। 19 के बाद तो कोई डेटा ही नहीं है। तो अगर हम इस रेशियो में देखें तो लॉ हैज पेटेंटली फेल्ड इन दिस रिस्पेक्ट, बिकॉज दिस इज नॉट एन ऑर्डिनरी ऑफेंस, दिस इज अ मोस्ट लीथल ऑफेंस। अदर दैन ड्रग्स को अगर देखें तो ये इतना लीथल ऑफेंस है कि अगर इसमें मृत्यु दंड की भी प्रावधान की जाए तो वो थोड़ा है, क्योंकि जानलेवा भी है, जान जा सकती है। आप किसी के गुड फेथ को एब्सोल्युटली किल कर रहे हैं, और उस लेवल पे जाके किल कर रहे हैं जहां पे बहुत मुश्किल है उसके लिए रिकवर करना। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जिनसे मैं पूछना भी चाहूंगी कि आप में से किसी की कुछ एक्सपीरियंस है नकली दवा का? हाँ, बताएंगे आप? यस मैम, मेरा नाम सोनम है मैम। अभी रिसेंटली मेरे बेटे को कफ, कोल्ड, ये फीवर था, तो इसकी वजह से उसको मेडिकल से लेके दवाई मैं दी थी, पास के मेडिकल से। तो उसको दवाई दी, मुझे एक दिन तक तो पता ही नहीं चला। अगले दिन उसके चेहरे पे मतलब पूरा रैसेस आ गया और दाने पूरे शरीर पे आ गया, मुंह में छाला पड़ गया बहुत ज़्यादा। वो 4 दिन तक मेरा बच्चा कुछ खा नहीं पाया, और उसका ये हालत था कि मतलब इतना वीक हो गया। जब मैं उनसे गई फिर से पूछने के लिए आप क्या दवाई दिए हैं, तो उन्होंने ये बोल के टाल दिया कि आपका बच्चा वीक होगा, इस वजह से ये हुआ। और फिर वो एक एविल का सिरप दे दिए, जिससे मेरा बच्चा मतलब 3-4 दिन लगा उसको रिकवर होने में। तो और बहुत ज्यादा, और ये तमाम छाले, ये सब एक और उसको ईचिंग बहुत ज्यादा, इतना ईचिंग था कि पूरा बॉडी से खुजली करके वो मतलब ब्लड निकाल लेता था। बहुत ज्यादा परेशान, मतलब वो बहुत ज्यादा वीक भी हो गया इस वजह से। आप में से और किसी का कोई ऐसा एक्सपीरियंस आप बताना चाहेंगे, क्या हुआ? हेलो मैम, कई बार केमिस्ट भी ऐसी दवाइयाँ रेकमेंड करते हैं जो इंस्टेंटली शुगर लेवल कम करने को बोलता है। अब हम भी इस मुसीबत से बचने के लिए उस दवाई के जरिए लगे। जैसे ही मम्मी ने वो दवाई लेनी शुरू करी कुछ हफ्तों के लिए, इंस्टेड ऑफ शुगर लेवल कम होना, इनका शुगर लेवल इतना अनस्टेबल हो गया कि उसके बाद हमें आज तक उसके रेपरकशंस देखने पड़ रहे हैं। अच्छा, वो एक दवा खाने से? हाँ जी। और आपको किसने दवा सजेस्ट की थी? वो दवा हमने पहले टीवी पे देखी थी, और उसके बाद टीवी पे देखी थी, किसी डॉक्टर ने सजेस्ट नहीं किया? उसके बाद हम अपने केमिस्ट के पास गए। केमिस्ट के पास? ओके। हाँ जी। तो फिर उनसे बातचीत करने के बाद, उनसे सलाह लेने के बाद हमने वो दवा। ओके, बट डॉक्टर राय, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि क्या केमिस्ट के रिकमेंडेशन पे, या कई लोग दवा की दुकान में चले जाते हैं, वो केमिस्ट हैं, वो डॉक्टर नहीं है, उस सुझाव पे तो दवा नहीं लेनी चाहिए। नगमा जी, सबसे बड़ी विडंबना है हमारे देश के अंदर, और मैं एक लफ्ज में एक चीज बता दूं, in my country everybody is a doctor except a qualified doctor. जी, that's a big, एक qualified doctor एक को 10 बार सोचता है कि मैं ये दवाई इस मरीज को दूं या ना दूं। आधा गहरा दत्थू वगैरह जिसको भी आप वर्ड देना चाहें दीजिए, वो कहेगा अरे क्या, अरे वो गोली खा लो, और हम उसी वक्त केमिस्ट के पास जाते हैं, दवाई के ले आते हैं। कई बार दवा की दुकान में भी पूछ लेते हैं कौन सी दवा चल रही है, बता दे दो। आज की तारीख में फार्मा जो मेडिसिन की दुकानें बन गई हैं उसमें मैक्सिमम लोग वहां पे डिस्पेंस कर रहे हैं। मेरे को खांसी होगी, ये ले जा, मेरे को ये हो गया, ले जा। सबसे बड़ी बात है कि आप एक इंसान की जिंदगी से खेल रहे हो, और जो लोग की दवाइयों को बना रहे हैं, मैं उनका लेबल करता हूं, दे आर द मर्चेंट ऑफ डेथ।
डेथ, मर्चेंट ऑफ डेथ, दे आर मर्चेंट ऑफ डेथ। अगर उनको आपने खुला छोड़ दिया, पता नहीं क्या होने वाला है। लॉ, जैसे सिंह साहब कह रहे हैं, लॉ हर जगह बने पड़े हैं। सबसे बड़े भ्रामक जो अभी हमारी एक बहन कह रही थी कि मैंने उसके अंदर पढ़ा कि इससे शुगर लेवल इतनी जल्दी आ जाएगा। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन अभी भी सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ रही है कि इस प्रकार की बड़े बड़े इश्तिहार आप टीवी पे देते हैं या पेपर में देते हैं कि हम इसकी शुगर खत्म हो जाएगी, इसकी मिर्गी खत्म हो जाएगी, इसकी हाइट बढ़ जाएगी। ये कानून में भ्रामक आप एडवर्टीजमेंट नहीं दे सकते, लेकिन ना तो उसके ऊपर ट्रस्ट ऑफ प्रेस वाले उसका कोई एक्शन ले रहे हैं, ना हमारी सरकार कोई एक्शन ले रही है। तो ये भी जानना जरूरी है कि नकली दवाओं की पहचान किस तरह से की जाए। जुड़े रहिए हमारे साथ इस चर्चा में। आपका कोई सवाल है, आप भी बोलना चाहते हैं, कोई तजुर्बा? यस मैम, मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि वी एज अ कॉमन पीपल, हमारे पास इतनी नॉलेज नहीं होती, जैसे सर भी बता रहे थे कि हमारे पास इतनी नॉलेज नहीं होती कि हम ये बाइफरकेट कर सके कि कौन सी दवा अच्छी और कौन सी नहीं हमारे लिए। तो इसके लिए अवेयरनेस पहुंचाना बहुत जरूरी है। ठीक है डॉक्टर विरंची शाह, नकली दवा है, दवा खराब क्वालिटी की है, क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं आम लोग? मान लीजिए कि दवा हम लिखवा के भी गए डॉक्टर से भी और हम दुकान पर गए, पर किस दुकान में दवा नकली या असली, लेने के समय दवा को किन चीजों को देखना चाहिए? मैडम, मैं दो बात कहूंगा। एक तो नकली दवा का प्रॉब्लम जितना कॉमन लोगों के लिए डेंजरस है, उतना ही फार्मास्यूटिकल कंपनीज के लिए डेंजरस है, क्योंकि इससे हम जो इतना एफर्ट करते हैं अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्ट्स बनाने का, ब्रांडिंग करने का, ये सारा जीरो हो जाता है, क्योंकि कोई कहीं पर भी कोई नकली दवाई बना के वो ब्रांड को रिप्लेस कर देता है। पेशेंट को भी दिक्कत है, सोसाइटी को भी प्रॉब्लम है और फार्मा कंपनीज को भी प्रॉब्लम है। 2-3 इनिशिएटिव्स मैं जस्ट शेयर करना चाहूंगा। एक इनिशिएटिव ये है कि गवर्नमेंट के साथ डिस्कशन चल रहा है और फार्मा कंपनीज के हर ब्रांड पे ट्रैक एंड ट्रेस लाने का एक प्रावधान चल रहा है। अगर ट्रैक एंड ट्रेस आ जाता है, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन जब आ जाता है तब कोई भी आपकी मेडिसिन को आप इमीडिएटली ट्रैक कर पाओगे कि ये नकली है या एक्चुअल मैन्युफैक्चरर ने बनाई। इससे ऐसी टेक्नोलॉजी से, और दुनिया में हर जगह ये एफर्ट चल रहा है, इंडिया में भी चल रहा है और थोड़े समय में आ जाएगा। दूसरी बात, जब तक ये नहीं है, एक पेशेंट के लिए मेरे हिसाब से जो आप ये सब जब केसेस स्टडी करते हैं तो ज्यादातर जो नकली दवाइयां ऐसे पॉकेट्स में जाती है जहां हम कॉस्ट को काफी कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। जैसे हम सस्ती दवाई लेने के लिए कहीं चले गए, कोई और कॉर्नर, इसमें डॉक्टर्स भी कभी उसका शिकार बन जाते हैं, पेशेंट्स भी शिकार बन जाते हैं। डॉक्टर सरीन, आप इसमें जोड़ना चाहेंगे? अगर कोई दवा के पत्ते हम लिखवा के भी लेके जा रहे हैं, किस तरह की दुकान से लें, क्या चेक करें, शीशे पे क्या चेक करें, जो कैप्सूल्स या जो भी टैबलेट्स आप ले रहे हैं उस पर क्या देखना चाहिए? अदर देन मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, कंपनी का नाम और क्या चीजें हैं? स्पेलिंग्स बताया जाता है, दवाओं की स्पेलिंग्स। देखिए, अगर हम दो चीजों का ध्यान रखें तो रेगुलेशन सारे चेंज होके एकदम ठीक हो जाए। पहला, हर फार्मेसी का प्रिस्क्रिप्शन ऑनलाइन और वो रजिस्टर्ड होगा। वो जो प्रिस्क्रिप्शन होगा, इट हैज टू बी ओनली ऑन द ऑथराइज्ड सिग्नेचर्स ऑफ ए डॉक्टर। यूके में आप चले जाइए, एक दवा नहीं मिलेगी, कर लीजिए आप कुछ भी कोशिश कर लीजिए, पर हमारे यहाँ सारों को दवाइयां मिल जाती हैं। तो फर्स्ट रेगुलेशन इज रिक्वायर्ड, प्रॉपर मेडिकल जिसके नीचे सर्टिफिकेट हो तभी मिले। दूसरा रेगुलेशन जो हम कर सकते हैं कि हर पत्ते पे दवाई के, हर शीशी पे बार कोड होगा। मतलब जो ही आपने दवा बेची वो बार कोड आपको दिखाना पड़ेगा और वो रजिस्टर हो जाएगा किस आदमी ने कौन सी दवा बेची। 2 सिंपल रेगुलेशंस के आने से हम लोग इमीडिएटली ट्रैक कर सकते। खाना, नकली दूध, घी, मिठाई, वो तमाम चीजें भी हैं। उसके बाद से अब दवा खाने जाएं वो भी नकली। तो कंज्यूमर्स की जो राइट्स हैं वो बहुत, मतलब वही कि सजा जो है वो नहीं मिलती, ज्यादा तेजी से नहीं मिलती, जल्दी नहीं मिलती, बहुत लोगों को भागना दौड़ना पड़ता है। आप में से किसी और का कोई सवाल है जी, या कोई आपकी कोई शिकायत या तजुर्बा रहा हो? मेरा एक अनुभव है, मैं बताना चाहूंगी। नमस्कार, मेरा नाम रुचि है। मेरे बहुत अच्छे फैमिली फ्रेंड्स हैं जिनकी डॉटर 16 इयर्स की थी, तो कुछ स्किन पे
रैशेज से हो गए, तो दिखाने के लिए स्किन स्पेशलिस्ट के पास गए। यहाँ पर डायबिटिक और कफ वगैरह की जो बात हो ही रही है, तो वहाँ और उनके फैमिली डॉक्टर थे जी, उन्होंने मेडिसिन लिख के दिया, मेडिसिन लिया, बच्चे को अप्लाई जब किया तो उसको बहुत ज़्यादा ऐसे लगा कि जैसे जस्ट कोई ब्लेड से कोई कट कर देता है ना और फिर मेडिसिन लगाता है। तो बच्चे ने बोला, डॉक्टर को फोन किया, उन्होंने कहा नहीं ऐसा हो नहीं सकता, उसको जस्ट साइकोलॉजिकली लग रहा होगा। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है साइकोलॉजिकली। 2-3 दिन लगाते रहा, बच्चा चीखता रहा। बाद में धीरे धीरे वो स्ट्रेच मार्क्स पड़ने शुरू हो गए वहां पर। फिर वो हॉस्पिटल भागे, लाइफ सेविंग ड्रग दिया गया, तब जाकर वो थोड़ा सा नॉर्मल हो पाई। तो ये दवा गलत दवा विश्वास थी, जो था एंटीबायोटिक, हाँ वो दवाई गलत थी। ओके, मतलब गलत मीन्स डॉक्टर ने ठीक ही लिखा था, हाँ, वो नकली मेडिसिन। मेरा नाम अभिषेक पांडे है। तो जैसा कि हमने देखा था कोविड के टाइम पे फेक वैक्सीन के बारे में पता चला था हमें, हाँ। तो आज के टाइम फेक मेडिसिन, हमें तो पता है कि फेक मेडिसिन क्या है, लेकिन मैं जिस गांव से आता हूँ, मैं प्रैक्टिकली अपना एग्जांपल देता हूँ, वहाँ पे लोगों को मेडिसिन के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। वो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर ने जो उनको दवा दे दी उस पे ही वो डिपेंड हो जाते कि अरे डॉक्टर दवा दे रहा है तो वो पता होगा, वो खा लेंगे, और अगर वो ठीक भी नहीं होते तो वो इतना डॉक्टर पे ट्रस्ट करते कि खुद को ब्लेम कर लेते कि अरे मेरी गलती होगी, कुछ हुआ होगा। सब लोगों ने बात की कि डॉक्टर पे बहुत ट्रस्ट है, डॉक्टर का ट्रस्ट, कई बार डॉक्टर दवा सही लिख रहे हैं लेकिन जो दवा मिली वो सही नहीं मिली, तो उसको आप क्या करें? तो भरोसा तो आपका वो टूटता ही है। पर अब ऑनलाइन भी दवाएं मिल रही हैं, ऑफलाइन भी मिल रही है, टेक्नोलॉजी भी इतनी आ गई है, समस्या क्या कुछ और ज्यादा गंभीर हो गई है? देखिए समस्या गंभीर होगी लेकिन सोल्यूशन भी आ रही है। हाँ। जैसे डॉक्टर शाह, डॉक्टर सरीन ने बोला, ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम, हमारी गवर्नमेंट ने हमारे देश की बहुत इंपॉर्टेंट फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की रेपुटेशन बचाने के लिए 2011 में यहाँ से जो ड्रग एक्सपोर्ट होती हैं उनके लिए ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम, बार कोडिंग सिस्टम किया। लेकिन उसके बाद 12 साल लगे हमारे इंडियन कंज्यूमर, हमारे अपने नागरिकों के लिए वो सिस्टम लाने के लिए। लेकिन वो कम से कम वो आया तो सही, करीब 30% ड्रग अभी कवर हो रही है, लेकिन हम ये चाहेंगे 30% क्यों, 100% ड्रग ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम से कवर होनी चाहिए। जैसा वो बता रहे थे, छोटी छोटी कस्बों में, गांव में हो पाएगा कुछ? जी नहीं, बड़ी अच्छी बातें कही है कि क्यूआर कोड कर ले, लेकिन मेरी जनता, मेरे देश की जनता आज जो शहर में है वो तो उसको क्यूआर कोड को समझता है, लेकिन मरीज जो विलेजेस में बैठे हैं उनके पास तो कोई साधन नहीं है ना उसके बारे में जानते हैं। सेकंड चीज, जब दिल्ली जैसे शहर के अंदर 50,000 झोला छाप डॉक्टर सरवाइव कर रहे हैं और वो कितना लोगों की जान के साथ, जीवन के साथ खेल रहे हैं, वहां पे हम कंट्रोल नहीं कर पाए, हम किसी विलेज में जाके किसी को क्या करेंगे? नकली दवाएं या सब स्टैंडर्ड दवाएं जो आपकी सेहत को नुकसान पहुंचाती हैं, इस तरह की दवाएं बेचने वालों को कानून में सजा का क्या प्रावधान है और कहां चूक हो रही है? चर्चा जारी रखेंगे। कानून है लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से एक्शन भी कम है और इम्प्लीमेंटेशन भी नहीं है और सजाएं भी नहीं है। आखिरी आपसे मैं पूछना चाहूंगी कि सजा का प्रावधान क्या है ऐसे लोगों पर? देखिए सजा तो बिल्कुल स्पष्ट है। ये इनका एक और कंसर्न है जो ये बोल नहीं पाए। लगभग ये सारे, जैसे अभी मैडम बता रही थी कि बच्चे का ऐसा हो गया, इनको लगता है कि रिकवर कर जाए हमारी बच्ची, बच जाए हमारा पेशेंट, बच जाए, बस जाके गंगा नहा ले। लेकिन असली लड़ाई वहां के बाद शुरू होनी चाहिए। ये मुल्क में आप देख लीजिए, हुज ट्रेजेडी में कॉम्पनसेशन का प्रावधान है जी। लेकिन स्पूरियस ड्रग के रिएक्शंस और मौत में सरकारें इनसेंसिटिव है। ये कॉम्पनसेशन, पनिशमेंट के लिए तो चलिए इन्वेस्टिगेशन है, प्रोसिक्यूशन है। अब एक मान लीजिए कि बहुत गरीब तबके का मरीज है, वो एक नकली दवा खाने से बीमार हो गया, तो उसकी इमीडिएट जो काउंटर उसकी इलाज है उसमें उसके पैसे बहुत लग जाएंगे। वो पैसा कहां से बियर करे? लोग हार जाते हैं, इस पूरी हिम्मत हार जाते हैं। मैं आपके माध्यम से सिर्फ एक चीज कहना चाहूंगा, अगर कभी किसी को कोई भी रिएक्शन होता है, एडवर्स इफेक्ट होता है, हमारी कंपनी का, हम मेडिकल के अंदर हम लोग कर रहे हैं फार्मको विजिलेंस, एक पूरा का पूरा डिपार्टमेंट काम करता है। आप फौरन उस सैंपल को लीजिए, आप ड्रग कंट्रोलर को जाके शिकायत कीजिए, हमारे इवन की IMA के अंदर आकर आप शिकायत कीजिए, हम लोग उसको इन्वेस्टिगेट करवाते हैं। उसमें टोल फ्री नंबर भी है जी। आप मान लीजिए बहुत लोग जरूरी है, बहुत लोग लिख नहीं पाते, वो भरना बहुत कम्बरसम काम है, हमारे आपके जैसे आदमी भी भर नहीं पाए। टोल फ्री नंबर लीजिए
और फोन शिकायत करें। लॉन्च कर दीजिए। चर्चा चूंकि अब यहाँ पे रोकनी पड़ेगी, चर्चा इतनी महत्वपूर्ण और इतनी फैली हुई है कि इसमें बहुत कुछ कहने को है, पर हमारे पास इतना ही वक्त है। पर इसमें से एक बात जो सामने आई है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो चुप नहीं बैठे, और जितना हम इस बात को सामने लाएंगे और शिकायत करेंगे और आगे जाएंगे, जब इस पर शोर होगा तब जाकर ही इसके ऊपर कार्रवाई भी बढ़ेगी। हम सिर्फ अगर अपनी लड़ाई को अपने तक रख के रह जाएंगे तो मुश्किल है। बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का हमारे साथ शामिल होने के लिए, शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ।